जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, है ना, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो देखा था रैबीज के बारे में, है ना, कि जो रैबीज कुत्तों के द्वारा काटने पे जो फैलता है उसके लिए क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, किस 3 स्टेज हमने देखे थे। 3 स्टेज में कौन से स्टेज में क्या करना है, कितने एक जो है कि कौन से स्टेज में आपको एक जो है कि वैक्सीन लगेगी और कौन से स्टेज में आपको 2 वैक्सीन लगेगी, ये सारी बातें हमने प्रॉपर यहाँ पे डिस्कस किया था। कि स्टेज 1 जिसमें जो है कि काटा तो है बट उसका कोई निशान वगैरह नहीं हुआ है, यानी कि ब्लड से टच वगैरह नहीं हुआ है ना, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो इसमें टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं थी, ये हमने आपको बता दिया था। लेकिन दूसरा स्टेप में मैंने बताया था कि कुत्ते ने काटा है और काटने के बाद हल्का सा खुरचन आ गई है ना, स्किन ऊपर से क्या हुआ है, नोच लिया गया है, लेकिन ऊपर की स्किन घायल हुई है, अंदर जो आपकी स्किन है वहां पे ब्लड नहीं आया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको ARV का जो है कि इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ेगा, यानी कि जिस दिन काटा उस दिन, उसके बाद तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, इस तरीके से 4 इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा। और अगर काटा है कुत्ते ने और कुत्ते ने काटने के बाद भयंकर घाव हो गया है, तो भयंकर घाव होने की स्थिति में आपको 2 आपको टीके लगवाने पड़ेंगे। एक तो ARV का लगवाना पड़ेगा, है ना, आपका 0 दिन, जिस दिन काटा उस दिन, उसके बाद तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन, इस तरीके से। उसके बाद एक जो है कि RIG का भी एक टीकाकरण आपको लगवाना पड़ेगा, तो 2 इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। ये सारी चीजें, सारी डिटेल हमने आपको, ये सारी बातें डिटेल में हमने एक एक करके समझाया था। ये भी बताया था कि इंसान को इंजेक्शन लगाने से बढ़िया है कुत्ते को लगा दो, तो कुत्ते के लिए भी आपको रैबीज का इंजेक्शन आता है, उसका जो है कि लगवाइए। आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, ये भी हमने बताया था कि आप अपने स्तर पे जो है गली के कुत्तों को क्या कीजिए, पकड़ पकड़ के जो आपका हेल्थ सेंटर है उसको इन्फॉर्म कीजिए और सबको पकड़ पकड़ के इंजेक्शन लगवाइए रैबीज का। ये बातें हमने प्रॉपर वहां पे कर ली थी, ये सारी बातें वहां पे हमने कर ली थी, है ना, सब कुछ। रैबीज रोधी टीके ARV और रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, RIG, ये दोनों जो है कि आपको बहुत सरलता से जो आपके हेल्थ सेंटर है, नजदीकी हेल्थ सेंटर है, वहां पे अवेलेबल है। ये सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था, ये सारा टॉपिक खत्म हो गया था, है ना। सारी उपलब्धि वगैरह, रैबीज मुक्त जो है कि राज्य कौन सा है, पहला गोवा है, गोवा में किसी तरह का कोई रैबीज का केस नहीं है, ये सारी बातें हमने कल लास्ट में कर ली थी। आज जो हमको स्टार्ट करना है टॉपिक, वो टॉपिक है भारत में रोगाणु रोधी प्रतिरोधक क्षमता। अब यहां पे समस्या क्या हो गई है, मेन समस्या क्या है, मेन समस्या कहां पे, समस्या समझो पहले, है ना। अनियंत्रित तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है ना। हम इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो है कि जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। जबकि अगर टोटल भूभाग देखेंगे, भौगोलिक स्थिति क्या है हमारी, तो भौगोलिक स्थिति हमारी पूरे विश्व में जितना आपकी जमीन है उसका जो है कि महज 2.4% जमीन किसके पास है, भारत के पास है। कितना कम, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किसके पास, भारत के पास। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो देश हैं उसमें भूमि क्या आधिपत्य कितना है, तो 2.4% है ओनली। इसका मतलब कि हमारे पास एरिया क्या है, लिमिटेड है। साथ में और संसाधन देखेंगे, संसाधन देखेंगे तो संसाधन तो ऐसे है कि हमारे कई सारे संसाधन तो 1% के आसपास नहीं है ना। बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिसमें हम 1% भी होल्ड नहीं करते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। हाँ, एक चीज है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, उसमें भी बहुत सारी चीजें विदेशों से क्या करनी पड़ती है, मंगानी पड़ती है। अब यहां से सारा खेल शुरू हो जाता है। अब यहां से सारा खेल जब शुरू हो जाता है तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी को पोषण कहां से दिया जाए। सिर्फ चावल दाल से तो काम चलेगा नहीं ना, रोटी से और भी तो चाहिए, सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, अंडे चाहिए, मीट चाहिए, और भी चीजें चाहिए।
हालांकि सरकार अपने लेवल पर इस पे बहुत सारे जो है कि क्रांतियां चलाती है, पिंक क्रांति हो गया, रेड क्रांति हो गया, है ना, स्वर्ण क्रांति हो गया, ग्रीन जो है कि क्रांति हो गई या ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। इस तरीके के बहुत सारे अभियान चलाती है सरकार ताकि हम अपने लोगों का भरण पोषण सही तरीके से कर सकें, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। हालांकि ये सारी चीजें जो आपको मैं क्रांतियां बता रहा हूं, जब हम इसके बाद जब पहुंचेंगे ना पोषण वाले सेक्टर पे, तो पोषण वाले सेक्टर पे वो सारी क्रांतियां, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अभी इसके बाद तो जो है कि हम थोड़ा सा जियोलॉजिकल फैक्ट देखेंगे, ह्यूमन बॉडी देखेंगे, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, उसके कौन कौन से जैसे ये एंड होगा, ये आपका पीपीटी एंड होगा, एंड होने के बाद हम क्वेश्चन सेशन देखेंगे। एक क्वेश्चन सेशन कम से कम 100 क्वेश्चन का तो रखेंगे, 100 नहीं तो कम से कम 150 के आसपास क्वेश्चन रखेंगे, है ना, 100 तो कम से कम रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के रूप में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, उसके जो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग अंग है, उसके बारे में देखा जाएगा, है ना। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसी के बाद हमें देखेंगे क्या, न्यूट्रिशन। ये पूरा सीक्वेंस हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो यहीं से सारी समस्या होती है कि हम अपनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं तो हमें एक्सेस प्रोडक्शन चाहिए। खाद्यान्न का क्या चाहिए, सब्जियों का, है ना, मीट का, अंडे का, इन सबका क्या चाहिए, दूध का, यहाँ का दूध का। आप देखिए, सर्च मारिए गूगल पे, कितने सारे जो है कि आपको स्टिंग ऑपरेशन देख जाएंगे कि कितने जो है कि फेक दूध बना बना के मार्केट में भेजा जा रहा है। समस्या यहीं से सारी शुरू होती है कि प्रॉपर जो आपका ट्रू फूड और आपका जो है कि पोषण होना चाहिए, जो भारतीयों को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपके प्रोड्यूसर हैं, है ना, यानी कि जो उत्पादों को क्या बोलते हैं कि उत्पन्न करने वाले हैं, है ना, चाहे उपजाने वाले हैं, आप कह लीजिए कि अंडा उपजाने वाले, उत्पादन करने वाले हैं, अनाज उत्पादन करने वाले हैं, मीट उत्पादन करने वाले हैं, या सब्जी उत्पादन करने वाले हैं, फल उत्पादन करने वाले हैं, या ये जो भी उत्पादन करने वाले हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो फसल है, हमारी जो खेती है, चाहे जो भी हो, वो जल्दी से जल्दी क्या करे, ग्रो कर जाए, जल्दी से जल्दी उसका वेट बढ़ जाए, उसका साइज बढ़ जाए। और इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन वगैरह और भी जो है कि बहुत सारी चीजें जो प्रतिबंधित है उन सब का उपयोग करते हैं। आजकल देखिए जो आज के मार्केट में दिख रहा है, जो बॉयलर चिकन आता है, एग आता है, उसका टेस्ट पहले के टेस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है। कारण क्या है, वही सारा यूज हो रहा है। अब इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है, उनको जो है कि जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं एंटीबॉडी की मात्रा जो है कि ज्यादा होती है ना। तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर का, हमारे अपने शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वीक होने लगता है ना। के लिए रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये बातें यहाँ पे की गई है। AMR रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पे जारी किया गया है, इसको आगे देख ले, थोड़ा पढ़ते चलते हैं ना। हाँ, AMR कंसर्नमेंट चलाया जा रहा है। हाल ही में नवंबर 2025 में सरकार ने इसके अगले चरण AMR 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना NAP AMR 0.2 या 2.0 का शुभारंभ किया है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, उद्देश्य क्या है, निगरानी सर्विलांस करना, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति बैक्टीरिया की बढ़ती रोधक क्षमता पर नजर रखना। अब क्या हो रहा है कि वो जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो, बॉयलर चिकन हो, और भी चीजें हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं, वो जो इंजेक्शन देते हैं उनमें जो है कि एंटीबायोटिक की जो है कि मात्रा होती है। और एंटीबायोटिक की मात्रा होती है तो धीरे धीरे जब हम उनका सेवन करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, धीरे धीरे इसके लिए फेवरेबल हो जाती है ना, फेवरेबल हो जाती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जब हम बीमार पड़ते हैं और बाहर से कोई एंटीबॉडी लेते हैं तो वो फिर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं जो है कि हमारे बॉडी का ही पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, इसी चीज को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, बैक्टीरिया की बढ़ती रोधक क्षमता, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया है उनकी रोधक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, पर नजर रखने के लिए प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने का बात यहाँ पे किया गया है।
जागरूकता बढ़ाने की बात की गई है, रेड लाइन अभियान चलाया जाता है। याद रखिएगा कि रेड लाइन अभियान किससे जुड़ा हुआ है, तो रेड लाइन अभियान जो है कि AMR जो है कि मिशन से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत जो है कि चलता है, माध्यम से लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक, है ना, बहुत बार क्या होता है कि हम बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बिल बना देगा 500 का, 1000 का, 500 का तो उसका फीस हो जाएगा, ऊपर से दवाओं का खर्चा अलग से, तो हम जाते ही नहीं है। हम क्या करेंगे, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, मेडिकल स्टोर से बताएंगे भैया हमें ये दिक्कत है, मेडिकल स्टोर वाला भी उठा के दवाई दे देता है। अब हमें पता नहीं है कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है किस कंडीशन में खानी चाहिए, किस कंडीशन में नहीं खानी चाहिए, और हम उसका जो है कि बिना डॉक्टर के सलाह से क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। तो लाल लकीर वाली दवाएं न खरीदने के लिए जागरूकता फैलाना, कि जो दवाएं हैं जिसपे रेड जो है कि आपकी लकीर बनी हुई है उसको आप परचेज न कीजिए, ये यहां पे बात की गई है। संक्रमण रोकथाम, अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण, है ना, इन्फेक्शन कंट्रोल के मानकों को कड़ा करना ताकि दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया न फैले, है ना, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया न फैले, यहां पे बात की गई है। भारत में रोगाणु प्रतिरोधी AMR की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये आपके भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र किसके द्वारा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। नेशनल क्या है, NCDC कहीं दे रखा है फुल फॉर्म, हाँ, नेशनल कंट्रोल डिजीज सेंटर, शायद नेशनल सेंटर ऑफ कंट्रोल डिजीज, नहीं, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, थोड़ा सा ये ऐसे ही होगा, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, मेरे माइंड से भी मिस कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर देंगे ये क्या हो रहा है थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं। सुरक्षित एंटी माइक्रोवियम उपयोग स्वास्थ्य भारत का संकल्प होगा। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, AMR क्या है, तो जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी दवाओं के प्रभाव के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं, जो हमारे, अब देखिए जब हम बार बार ऐसे चीजों का सेवन करेंगे जिसमें एंटीबायोटिक यूज किया गया है, या बिना डॉक्टर के सलाह के जो है कि हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे, तो हमें पता नहीं है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हमारे बॉडी में जो भी वायरस हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, जो जीव हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इसके प्रति उनमें प्रतिरोधक क्षमता जो है कि विकसित हो जाएगी। तो जब प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी तो किसी गंभीर बीमारी से जब हम दूषित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, उस कंडीशन में जब हम एंटीबायोटिक लेंगे तो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, और उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो हमारी बीमारी क्या होगी, लंबी खिंच जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे अभियान ये चलाया जा रहा है। इसका जो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कई बार जिक्र भी किया है ना, इस चीज को बहुत बार बताया है। दवाओं के प्रभाव के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं तब संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है, बीमारी, दिव्यांगता और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है कि बीमारी लंबी चलती है, दिव्यांगता यानी विकलांग होने की खतरा बढ़ जाता है, और मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। ये समस्या यहाँ पे आती है, यानी कि आपके बॉडी में जो भी वायरस, गुड वायरस हैं या गुड बैक्टीरिया हैं, वो जब एंटीबायोटिक के दवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, घातक होगा। और ये दोनों तरीके से मिल रहा है, एक तो हम जो है कि बिना जो है कि प्रिस्क्रिप्शन के जो है कि मेडिकल स्टोर से दवाएं खा रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उसके वजह से, साथ ही साथ जो बहुत सारे प्रोडक्ट में जो है कि ये चीजें आर्टिफिशियल केमिकल यूज किया जा रहा है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। AMR एक गंभीर वैश्विक खतरा है। दुनिया में हर साल 50 लाख लोगों की मृत्यु होती है इससे, हर साल 50 लाख लोगों की दुनिया में क्या होती है, मृत्यु होती है। भारत में यदि कार्रवाई नहीं की गई तो 2050 तक GDP को -1.47 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अनुमानित है। किसके वजह से, इस रोग की वजह से, है ना।
साधारण संक्रमण और छोटी चोटें भी जानलेवा हो सकती हैं। अब ऐसे में अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो अपने अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास कर लिए, एंटीबायोटिक उन पे काम ही नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आपको छोटा सा घाव भी लग जा रहा है तो दवाइयां आप पे काम नहीं करेंगी, और दवाइयां जब आप पे काम नहीं करेंगी तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। एमआर से लड़ने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण है, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य, यानी कि इनमें किन 3 चीजों की बात की गई है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो आपका राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जो है ना, भारत में रोगरोधी प्रतिरोधक क्षमता के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें किनके स्वास्थ्य पे फोकस किया गया है, तो मानव के स्वास्थ्य पे भी फोकस किया गया है, पशुओं के स्वास्थ्य पे भी फोकस किया गया है, पशुओं मतलब सभी पशु, है ना, ठीक है। इसके अलावा जो है कि आपने ये भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो दूध निकालने वाला है, जैसे खटाल है या डेयरी है, तो वहां पे जब जाते हैं तो गाय भैंस जो भी है उसका बछड़ा नहीं है, उसका बच्चा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं। ये भी समस्या क्रिएट करता है, समस्या क्रिएट करता है। इसलिए पशुओं के हेल्थ को भी यहाँ पे रखा गया है, फिर वो चाहे चिकन हो, चाहे वो आपकी गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ हो, कोई भी हो, यहाँ पे इसकी हेल्थ की बात की गई है। और स्वास्थ्य यानी कि पर्यावरण हेल्थ की बात की गई है, तो तीनों हेल्थ को सुरक्षित करने की बात की गई है, ताकि हम मानव जीवन को और ज्यादा सुरक्षित बना सके। ये यहाँ पे बात की है, सही दवा, सही मात्रा, सही समय, पूरा कोर्स। कई बार क्या होता है कि हो सकता है मेडिकल स्टोर पे गए और हो सकता है मेडिकल वाला बहुत अच्छा जानकार भी हो, है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो मेडिकल वाले होते हैं वो बहुत सारे नए डॉक्टरों से अच्छी प्रैक्टिस उनकी होती है, तो उनके हाथ क्लियर होते हैं, तो वो बहुत बार जो है कि अच्छी दवा दे देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब मात्रा कहाँ से पता चलेगा, उनको एग्जैक्ट वो प्रॉपर उसका कोर्स कर नहीं रखा है, उसके लिए ट्रेन है नहीं, तो उसे भी पता नहीं, वो भी आपको कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया और आपने खा लिया, फिर ये भी क्या हो जाएगी, समस्या का द्योतक हो जाएगा। ठीक है। NCDC राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, है ना, नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एमआर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय समन्वय एवं निगरानी संस्था। अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय एमआर निगरानी नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें मानव, पशु, खाद्य पदार्थ, यहाँ पे आ गया खाद्य पदार्थ, है ना, यहाँ पे आ गया, दे दिया है खाद्य पदार्थ, जो मैं बता रहा था, खाद्य पदार्थ की बात की गई है यहाँ पे। खाद्य और पर्यावरण क्षेत्र में निगरानी एवं डेटा संग्रह करना। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रयोगशाला क्षमता सुदृढ़ करना, यानी कि और जो है कि प्रयोगशाला जो है कि भारत में और हर जिले में कम से कम एक प्रयोगशाला हो, एक प्रयोगशाला ऐसी हो कि ये सारा चेकअप हो सके, है ना। एमआर परीक्षण गुणवत्ता और लोगों को में जो है जागरूकता बढ़ाने की बात की गई है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखिए, अब ये अभियान चलाया जाएगा, तो अभियान कौन चाहे, रोबोट तो चलाएंगे नहीं, हम अभी चाइना की तरह विकसित है नहीं, इतना अमेरिका की तरह विकसित है नहीं, तो हमें क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो लोग हैं, जो मेडिकल सेक्टर में लोग हैं, जो बायो वगैरह 12th बायो कर रखा है या ग्रेजुएशन में जो है कि बायोलॉजी वगैरह ले रखा है, उनको कब क्या करना पड़ेगा, हमें मेडिकली ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि हम उन्हें पॉपुलेशन से ह्यूमन रिसोर्स में चेंज कर सके, और ह्यूमन रिसोर्स में चेंज करके हम उन्हें जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगा सकें। ये बहुत जरूरी काम है ना। यही सारी बातें, स्वास्थ्य कर्मियों और पशु चिकित्सकों और प्रयोगशाला कर्मियों का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन करना क्या है, उनको तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन, लोगों को इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप प्रॉपर, तभी तो देखिए एक चीज याद रखिए, तभी एक बात कहा जाता है कि जब आप खेती कर रहे हैं तो वहां पे जितना हो सके कम जो है कि आप रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें, ताकि वह जो आपका उपज है वह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
जितना ज्यादा आपके जो है कि रासायनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग करेंगे वो मानव स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, हानिकारक होगा। तभी ये समस्या जो है कि बहुत गंभीर हो जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं। नीति मार्गदर्शन और सहयोग, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे एक नीति और निर्धारण की जरूरत है, पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग चाहिए, सबके लिए गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडलाइन जारी करना पड़ेगी, ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। डेटा प्रबंधन और जोखिम आकलन, डेटा का क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रबंधन करना पड़ेगा। हाई रिस्क जोन में जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उनको इलाज करना पड़ेगा, है ना। उनको जो है कि साथ ही साथ आपका जो है कि उपचार के साथ साथ उनका पुनर्वास पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उनके रोजगार पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल के 1 बाय 1 करके आती हैं। यानी कि ये जो एक पेज मैंने लगा रखा है, इसी एक पेज में इस अभियान को पूरा अच्छे से हम लोग देख लेंगे। भारत की एएमआर कार्रवाई योजना नैप एएमआर के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका किसकी प्रमुख भूमिका समन्वय, सहयोग, नवाचार, निगरानी और कार्रवाई। ये 5 लेवल की है, समन्वय, सहयोग, नवाचार, निगरानी और कार्रवाई। एएमआर को हराएंगे, भविष्य बचाएंगे, ये यहाँ पे टैगलाइन दे रखा है। आप क्या कर सकते हैं अपने लेवल पर, तो डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक दवाएं ले, स्व उपचार से बचे, खुद ही डॉक्टर न बने, और खुद डॉक्टर बने तो घरेलू ही इलाज करें, है ना। जो आपके एलोपैथ दवाएं हैं मेडिकल स्टोर से लेके स्वतः ही मत खाएं। आप प्रॉपर जो एक डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेट डॉक्टर है वहां पे पैसा ज्यादा लगेगा तो थोड़े से आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाइए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकता है जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, वहां पे प्रॉपर कोई डॉक्टर ना हो, अवेलेबल ना हो, है ना, कागज पे तो हो बट आता ना हो, तो आप जो है कि सामुदायिक हेल्थ सेंटर पे चले जाइए, वहां पे कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा, या फिर जिला अस्पताल में चले जाइए, वहां पे कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा। और 5 रुपए या 2 रुपए का जो भी पर्ची है वो कटवाइए, जाइए वहां पे, जाने के बाद प्रॉपर दिखाइए, दिखाने के बाद उससे पूरा सलाह मशवरा लेकर के उससे लिखी हुई दवा का ही सेवन करें, अन्यथा जो है कि स्व उपचार से बचें, नहीं तो ये समस्या हो जाएगी। और ये समस्या ऐसा है कि इसमें बचाना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। इसमें बचाना बहुत ज्यादा समस्या की बात हो गई है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कहां पे थे, यहां पे थे। दवाओं को निर्धारित मात्रा अवधि तक ही लें, कोर्स पूरा अधूरा न छोड़ें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर जो आपको सलाह दिया है प्रॉपर, उसमें आपको एक कोर्स बता दिया है कि आपको 10 दिन तक दवा चलानी पड़ेगी, आप 10 दिन तक प्रॉपर जो एक दवा चलाइए, बीच में मत छोड़िए, और जितनी मात्रा में डॉक्टर ने बताया है उतनी मात्रा में ही कीजिए। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि डॉक्टर ने बताया है 2 खुराक खाओगे ठीक हो जाएगा, रुको 2 खुराक एक ही बार खा ले, ऐसा नहीं करना है। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, डॉक्टर ने जितना बताया है उतना ही करना है, उससे ना कम करना है ना उससे ज्यादा करना है। इस चीज का ध्यान रखिए विशेषकर। बिना जरूरत एंटीबायोटिक की मांग न करें, अगर जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती एंटीबायोटिक लेकर मत खाएं। अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं लिख रहा है, उसे लगता है कि एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है तो नहीं लिख रहा है, अब जब नहीं लिख रहा है तो आप डॉक्टर पे कोई प्रेशर मत बनाइए कि नहीं साहब एक लिख दीजिए ना जल्दी से ठीक हो जाएगा, नहीं। वो ट्रेंड है, वो पढ़ा लिखा है, वो उसी का कोर्स किया हुआ है, वो जो है कि उसी का डॉक्टर है, वो आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से एनालाइज करके उसे लगता है कि एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, बिना एंटीबायोटिक की आपका रोग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आप उस पर जबरदस्ती का प्रेशर न बनाएं। पशुओं में एंटीमाइक्रोबियम दवाओं का जिम्मेदार उपयोग करें, ठीक है, बिना वजह जो है कि यूज ना करें। अगर ऐसे कोई किसी खटाल या ऐसे किसी डेयरी से आप दूध ले रहे हैं जहां पे इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जा रहा है, तो आप बचिए, उससे कहिए कि भाई कोई दूसरा रास्ता अपनाओ, ये इंजेक्शन लगा के दूध मत निकालो, इससे हमें एक प्रॉब्लम होगी हेल्थ को। गाय भैंस जो भी है उसको भी प्रॉब्लम होगी, और उसका दूध का सेवन हम कर रहे हैं हमें भी प्रॉब्लम होगी, इससे बचिए। स्वच्छता अपनाएं, हाथ धोएं, टीकाकरण कराएं, स्वस्थ परक जीवन शैली अपनाएं, यानी कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को ज्वाइन करें। कहने का मतलब ये है। पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखें, यानी अपने आसपास साफ सफाई रखें, गंदगी वगैरह न रखें, ये चीजें यहाँ पे करते रहिए, ठीक है। रोग राष्ट्रीय नियंत्रण केंद्र
द्वारा ये सारा कार्यक्रम चलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये पूरा हमने देख लिया। अब यही जो चीजें हमने एक पेज में देखा वही चीजें हो सकता है आगे जो है कुछ लाइनों में लिखी हुई है, लगभग वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, लाइन बाय लाइन जो है कि आपको लिखा हुआ है। हो सकता है एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। फटाफट देख लेते हैं। तर्क संगत उपयोग, मनुष्य और पशुओं दोनों में एंटीबायोटिक दवाओं की सीमित और सही उपयोग को बढ़ावा देना है। ये बहुत वहां पे पॉइंट ये ऐसे क्लियर नहीं था कि मनुष्यों और पशुओं में दोनों में एंटीबायोटिक दवाओं का सीमित और सही उपयोग पे जोर देना है। सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, ये पशुओं के लिए भी है और पर्यावरण के लिए भी है। पर्यावरण क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे साग हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे, भाई कल्टीवेशन तो हम वहीं पे करते हैं, खेती गृहस्थी कहां करते हैं? वहीं करते हैं, तो उसका भी प्रभाव उस पर पड़ेगा, तो हम उसके भी हेल्थ को इंश्योर करेंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण पहल और अभियान है नैप AMR 2.0 2025 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैप AMR 2.0 कब से कब तक चल रहा है? तो 2025 से 2029 तक चलेगा, यानी 5 साल के लिए चलेगा। 5 साल का यह अभियान है। यह अभियान वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पे आधारित है? वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर है, जिसमें मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण भी शामिल है। ये ऑलरेडी बता। रेड लाइन अभियान क्या है? दवाओं के पत्ते पर लाल पट्टी का उद्देश्य यह बताना है कि दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही लें, दी जा सकती है। यानी कि जब एंटीबायोटिक का आप पत्ता लेंगे पूरा, तो उस पत्ते पे ये जो पत्ता है 10 जो है कि टेबलेट का पत्ता है, यहाँ पे आपको रेड लाइन मिलेगी। रेड लाइन मिलेगी तो रेड लाइन मिलेगी तो बस ध्यान रखिए कि रेड लाइन वाले पत्ते को आपको बिना जो है कि बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना है। स्वदेशी एंटीबायोटिक, भारत में नेफिग्रोमाइसिन नामक देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। भारत, ये इंपॉर्टेंट है। नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो भारत में डेवलप किया जा रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। सहयोगी मंत्रालय के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। देखो भैया सारा आ गया। जितना मैंने चीज बताया था ना स्टार्टिंग में, जितनी मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझाया था कि इन चीजों का विशेष करके ख्याल रखिए। चिकन खाने में बहुत मजा आता है, चिकन तंदूरी, है ना? गाना सुनते हो, खाना खाते हो, मस्ती करते हो, पार्टी करते हो, मजे करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना हो सके आप बॉयलर चिकन जो खाते हैं, विशेष करके बॉयलर चिकन जो खाते हैं, वो बच के रहें, उसको खाना बंद करो। क्यों? इंजेक्शन लगाया जा रहा है उन्हें हैवी करने के लिए। जो बॉयलर चिकन 3 महीने में प्रॉपर तैयार होगा, 3 महीने में वो लगभग 1.5-2 kg का होता था, उसको इंजेक्शन लगा दिए एंटीबायोटिक का, और लगाने के बाद पता चला 1 महीने में वो 2-2.5 किलो का हो गया, और फिर उसे मार्केट में क्या किया? सप्लाई कर दिए। भैया जो उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया गया है, जो उसे दवा केमिकल दिया गया है, उसका असर तो उसको बॉडी में ही है। अब सवाल है कि इसकी पहचान कैसे करें। अब सवाल ये है कि सर आप ये जो बता रहे हो तो मतलब हम क्या करें? खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, छोड़िए। उसकी पहचान हम बताते हैं आपको। उसकी पहचान बताते हैं स्पष्ट कि कौन ऐसा बॉयलर चिकन है जो व्हाइट मुर्गा मिलता है मार्केट में, या मुर्गी जो भी है मिलता है, उसमें से कौन ऐसा है जिसे इंजेक्शन दिया गया है, कौन ऐसा है जिसे इंजेक्शन नहीं दिया गया है। उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसे देखते ही आप पहचान जाएंगे। कैसे? देखिए, क्योंकि जो बॉयलर चिकन है जिसको इंजेक्शन देके बड़ा किया गया है, उसकी बॉडी सडनली क्या होती है? हैवी हो जाती है, अचानक से भारी हो जाती है। अचानक से भारी हो जाती है तो उसकी हड्डियां कमजोर ही होती हैं। तो हड्डियां जब कमजोर होती हैं तो उसकी पैरों की हड्डियां उसकी वेट जो है कि उठा नहीं पाती हैं, और वेट जब उठा नहीं पाती हैं तो हमेशा उसके पैरों में घाव होता है, कालापन होता है, वो सही से खड़ा नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, गिर जाता है। तो हमेशा वो जमीन पे लोटा रहता है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता है। तो जैसे ही चिकन लेने जाए, वहां दुकान पे देखे कि वहां पे जो चिकन है, जो भी बॉयलर चिकन रखा है, क्या वो अपने पैरों पे चल रहा है, खड़ा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर नहीं घूम रहा है, उल्टा पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि उसे इंजेक्शन लगा करके बड़ा किया गया है।
इंजेक्शन लगा के बड़ा किया है तो उसको मत लीजिए। फिर वो चिकन जो नेचुरल तरीके से बड़ा हुआ है, उसकी हड्डियां उसके शरीर के बढ़ते हुए भार के अनुकूल मजबूत होती है, और जब उसकी पैरों की हड्डियां उसके शरीर के बढ़ते हुए भार के अनुरूप मजबूत होती हैं, तो वो अगर बड़ा भी हो जाता है तो उसके पैरों में घाव नहीं होता है, कालापन नहीं होता है, वो प्रॉपर अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है और खड़ा होकर के चल पाता है। और यही पहचान है। अगर बॉयलर चिकन अपने पैरों पे खड़ा हो जा रहा है, मान लीजिए कि चल नहीं पा रहा है लेकिन खड़ा होके प्रॉपर 2-4 वॉक कर ले रहा है, इसका मतलब कि वो नेचुरल है, ठीक है, उसको हम खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बॉयलर चिकन वैसे ही दरबे में उल्टा पड़ा हुआ है, वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, सीधे सीधे पहचान है कि उसको इंजेक्शन दिया गया है, सडनली उसका वेट बढ़ गया है, पैर उसके वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये पहचान है। अगर ये चीज अगर आप पहचान लिए तो आपकी समस्या क्या हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सहयोगी मंत्रालय कौन कौन से हैं इसमें? इसमें सहयोगी मंत्रालय आपके मत्स्य पालन जो है कि मंत्रालय है, पशुपालन मंत्रालय है और डेयरी उद्योग मंत्रालय है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय भी सहयोग में है, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय भी सहयोग में है, आयुष मंत्रालय व जल शक्ति मंत्रालय भी यहाँ पे सहयोग में है। देखो भैया, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय एक मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय किसान एवं विकास कल्याण मंत्रालय, वन पर्यावरण जलवायु जो है कि परिवर्तन मंत्रालय तीसरा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय व जल शक्ति मंत्रालय चौथा मंत्रालय। ये सारे मिल करके, अब सोचिए कि जब इतने मंत्रालय एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, आपके लिए हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो स्थिति है, स्थिति कितनी गंभीर है। ठीक है, तो प्रॉपर स्थिति को अच्छे से समझिए, स्थिति को क्या कीजिए, अच्छे से समझिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एएमआर तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस या कवक जैसी सूक्ष्मजीव दवाओं के प्रतिरोधक क्षमता जो है कि विकसित कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जिससे सामान्य संक्रमणों का इलाज करना मुश्किल हो पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मानवता के लिए 10 वैश्विक खतरों में से एक, यानी कि टॉप 10 जो आपके डेंजरस डिजीज हैं, टॉप 10 विश्व के जो सबसे 10 प्रमुख जो है कि रोग हैं जिनसे मानव के लिए खतरा है, उनमें शामिल कर रखा है WHO ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टोबैको, है ना, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, NTCP, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, है ना। चलो आगे चलते हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है। 2017 और 2007 और 8 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों के प्रति जागरूक करना और सेवन करने को कम करना। लेकिन समस्या ये है ना, समस्या ये है, ऐसी बात थोड़ी नहीं कि लोगों को पता नहीं है। सरकार ने इसके लिए प्रॉपर प्रयास किया और बता दिया कि ऐसा काम करो। तंबाकू कंपनियों को, खैनी कंपनियों को, जो भी हैं, जो सिगरेट वाली हैं, है ना, इनको सबको बताया गया, क्या सबको कहा गया कि भाई देखो, आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? एक काम आपको यह करना पड़ेगा कि आपको अपने पैकेट में प्रॉपर जो है कि डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा कि इससे जो है कि कैंसर होने का खतरा है। प्रॉपर उस पे फोटो, इतने से काम नहीं चलेगा, उस पे फोटो भी चिपकाना पड़ेगा। कंपनी बोला ठीक है, और हमारे देश के लोग इतने महामूर्ख हैं, वो कहते हैं क्या करें यार, जब तक सुट्टा नहीं मारते हैं ना, जब तक खैनी नहीं दबाते हैं, साला ऐसा होता है कि हमारा जो है कि मूड ही फ्रेश नहीं होता है, सुबह जो है कि प्रेशर ही नहीं बनता है। तो एक चीज याद रखिए, जो लोग कहते हैं कि प्रेशर नहीं बनता है जब तक हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, खैनी नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं सुबह सुबह, तब तक हमारा प्रेशर नहीं बनता है, हम फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं, समस्या हो जाती है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके मन का वहम है, सिर्फ वहम है।
याद रखिए, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो मानव शरीर है, मानव शरीर में प्रेशर सुबह के टाइम तभी बनता है जब हम कुछ अंदर लेके जाते हैं या कुछ खाएं या कुछ पिए। इसमें गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, चाय, कॉफी, इसका कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं सुबह सुबह जब तक 2 कप चाय कॉफी ना मांगे, चाय ना पिए, तब तक प्रेशर नहीं बनता। भैया इससे कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म है कि सुबह सुबह प्रॉपर प्रेशर तभी बनेगा फ्रेश होने का जब आप ऊपर से कुछ जो है कि खाएंगे या पिएंगे, कुछ भी लेंगे। इसका किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से, उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आप प्रेशर बनाने के लिए आप ट्राई करके देखिए, मेरी बात एक बार ट्राई करके देखिए, ट्राई कर लीजिए, आपको प्रॉपर जो है कि वो चीज क्लियर हो जाएगी। आप सुबह सुबह उठिए, उठने के बाद 2 गिलास जो है कि 2 गिलास पानी लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए, पी लीजिए। पीने के बाद देखिए कितना अच्छा जो है कि आपका मूड पूरे दिन फ्रेश रहेगा, कितना अच्छा प्रेशर बनेगा, बिल्कुल पेट जो है कि आपका साफ हो जाएगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आप करके देखिए, फिर आपका ना तो क्या बोलते हैं कि बीड़ी की जरूरत पड़ेगी, ना सिगरेट की, ना तंबाकू की, ना खैनी की, ना चाय की, ना कॉफी की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 गिलास सादा पानी, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल माइंड फ्रेश, पेट फ्रेश, सारी बीमारियां बाहर। ठीक है, तो ये जो आपने रूमर पाल रखा है, ये जो गलतफहमी पाल रखा है कि जब तक हम तंबाकू, बीड़ी, खैनी, सिगरेट नहीं लेंगे तब तक हमारा प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक हमारा पेट साफ नहीं होगा, ये सब क्या है? बकवास की चीजें हैं। चलो आगे देखते हैं, इस स्लाइड को देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो है चलाया जाता है, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा चलाया जाता है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वस्थ भारत की ओर एक कदम, तंबाकू से छुटकारा, स्वस्थ जीवन हमारा। बहुत बढ़िया टैग लाइन है भाई, देख लो, तंबाकू से छुटकारा, स्वस्थ जीवन लाइन, जीवन हमारा। तंबाकू छोड़े जीवन जोड़े, तंबाकू छोड़े जीवन जोड़े। बढ़िया एडवर्टाइजमेंट हर फिल्म के पहले जो है कि अक्षय कुमार जी का आता है ना। ये चीजें, धूम्रपान और तंबाकू से रखें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित। अब ये जो तंबाकू लोग पीते हैं उनका जो है कि लंग्स कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक ब्लैक, और जो स्वस्थ लोग हैं जो इन सब चीजों का सेवन नहीं करते हैं उनका जो है कि लंग्स बिल्कुल हेल्दी। दोनों का फर्क देख लीजिए। ठीक है, तंबाकू छोड़ना मुश्किल नहीं, जरूरत है, नामुमकिन नहीं। आज ही संकल्प लें, तंबाकू छोड़े, स्वस्थ जीवन अपनाएं। यहाँ पे बातें बहुत अच्छी अच्छी की गई हैं, है ना। तंबाकू छोड़ने के लाभ क्या क्या है? जीवन में गुणवत्ता में सुधार आएगा, बीमारियों का खतरा कम होगा, पैसों की बचत होगी। पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं दिन में 2-2, 3-3 पैकेट खैनी खा गए, दिन में 10-20 पैकेट तो गुटखे खा गए। बहुत सारे लोग दिन में 2-3 खोखे तो जो है कि सिगरेट उड़ा दिए धुएं में। भैया इससे क्या होता है? रोग बढ़ता है, समस्या होती है, पैसा खर्च होता है, कुछ फिर दवाई के लिए भी पैसा खर्च होगा, है ना। यस, देखो इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार क्या है, खर्च करेगी। कंपनियां हैं उनको भी दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि तंबाकू बनाने वाली कंपनी ही जो है कि दवाई बना रही है, उसी का हॉस्पिटल है, वही जो है कि डॉक्टर बिठा रखी है, हर तरीके से उसका फायदा ही फायदा है, मजे ले रहा है वो। बेवकूफ बना है कौन? आम इंसान। दिख रहा है, लिखा हुआ है इस पे, कैंसर होगा, मुंह सड़ेगा, दांत गिरेगा, कम उम्र में डेथ होगी, दारू पिएंगे, लीवर सड़ेगा, फिर भी वो कर रहे हैं। ठीक है, तंबाकू छोड़ने के लिए सहायता के लिए आप चाहें तो 1800 यानी कि 8011122356 पे कॉल करके आप अपना परामर्श वगैरह ले सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे बातें करके सहायता ले सकते हैं। कानूनी प्रावधान क्या है? सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान करना क्या है? कानूनन अपराध है। अगर आपको ऐसा पकड़ा जाता है तो आपको जेल और सजा, जुर्माना या जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना क्या दंडनीय अपराध है? ये भी एक समस्या है। तंबाकू के सेवन से होने वाले प्रमुख रोग, तंबाकू के सेवन से क्या क्या होता है, कौन कौन से देखिए इन सब के कौन से, ये हमें जानना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में ऐसे व्यवहारिक प्रश्न पूछ देता है कि तंबाकू सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे ज्यादा, है ना, या फिर शराब के सेवन से कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है। इस तरह के सवाल जो है कि बनते रहते हैं। ठीक है, तो तंबाकू सेवन से फेफड़े का कैंसर होता है,
हृदय रोग बढ़ता है, स्ट्रोक या लकवा की स्थिति बनती है, क्रॉनिक श्वसन रोग जो है कि बढ़ता है, मुंह और गले का कैंसर होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है और ये सारा चीज प्रॉपर तरीके से तंबाकू के पैकेट पे फोटो के साथ लिख के आपको दिखाया जाता है। फिर भी क्या खाते हो, खाओ, मजे लो, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब यही सारी चीजें यहाँ पे 1 बाय 1 जो है कि लिखा होगा। इसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सटीक जानकारी और हो, इसको देख लेते हैं। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना, भाई तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को बताना। ये ऑलरेडी चीजें हम देख चुके हैं। कानूनी क्रियान्वयन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्या करना? लागू करना। तो तंबाकू क्रियान्वयन से संबंधित प्रावधान कौन सा है? कोटपा 2003 में आया था। उत्पादन और आपूर्ति की कमी, हमको अब ये सवाल ये है, बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, हमारे देश में बहुत जीनियस लोग हैं, जीनियस लोग हमारे देश में बहुत, एक से बढ़ के एक क्या है, जीनियस लोग हैं। अब वो दिमाग क्या लगाते हैं, कहते कि सरकार जब पता है कि इतनी सारी चीजें हो रही है, इतनी सारी समस्या, तो सरकार तंबाकू, खैनी, दारू की बोतलें जो कंपनियां बंद क्यों नहीं कर देती? भैया बंद करेगी, पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? सरकार चलाती है, पैसा आएगा तभी तो आपके लिए वेलफेयर स्कीम भी आएगी, तो सरकार चलाती है। हाँ, आप सेवन करना बंद कर दीजिए, कंपनियां बनाना बंद कर देंगी वैसे ही, है ना। हालांकि जितना टैक्स मिलता है सरकार को, उससे ज्यादा कहीं जितना रिवेन्यू जनरेट होता है इन सारी कंपनियों के माध्यम से, उससे ज्यादा सरकार को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करना पड़ता है। लेकिन सिस्टम है, सिस्टम में अच्छा बुरा दोनों है, उसका पार्ट है ना। ये थोड़ी सी चीजें हैं, चिंताजनक चीजें हैं। उत्पादन और आपूर्ति की कमी, तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और उसकी उपलब्धता को नियंत्रित करना, उस पर जो है कि टैक्स वगैरह ज्यादा लगा देना, है ना। उत्पादन कंपनियों पे टैक्स ज्यादा लगा दो, जो बिक्री है उस पर टैक्स ज्यादा लगा दो, ठीक है, ये किया जा सकता है। तंबाकू छोड़ने में सहायता करना, लोगों को क्या करना? परामर्श देना, उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनका पुनर्वास करना, उनको काउंसलिंग करना, उनको गाइडेंस देना, है ना। ये सारी चीजें किया जा सकता है। WHO रणनीतियों का पालन करना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने बातें सुझा रखी है तंबाकू निवारण के लिए, वो सारी लागू किया जा सकता है। मुख्य प्रावधान और नियमावली क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान क्या है? निषेध है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री क्या है? कानूनी अपराध है। यानी कि 100 गज के अंदर आप तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये सारी चेजें आप बेच नहीं सकते हो। स्वास्थ्य चेतावनी, तंबाकू उत्पादों के पैकेट के सामने कम से कम 85% हिस्से पे अस्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनी चित्र अनिवार्य। देखो भैया, जो पैकेट है उसके 85% एरिया पे स्पष्ट रूप से डायग्राम, पिक्चर के द्वारा दिखा करके वहां पे चेतावनी लिखी होती है कि तंबाकू के सेवन से कैंसर होने का खतरा है। कहा जा रहा है आपसे जहर है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, खा जाएंगे पूरा, जहर भी पचा जाएंगे, और जहर के पचाने के चक्कर में निपट जा रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम जो है कि क्या हो रहा है? चल रहा है। समस्या है ये थोड़ी सी। जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर 200 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, सजा दिया जा सकता है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0, हाल ही में युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, बुजुर्गों के लिए। हाँ चलो, ये यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तंबाकू अभियान, तंबाकू नियंत्रण अभियान यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और देखेंगे, एक से ज्यादा नहीं देखेंगे, एक टॉपिक और फटाफट देख लेते हैं। 3 टॉपिक तो डिस्कस करते करते क्लास कंप्लीट हो ही जाता है ना। एक टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। अब सरकार को हर लेवल पे, क्योंकि सरकार संविधान में लिख रखा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। देखिए, आपको YouTube चैनल पे जो है कि हमारे पॉलिटी की क्लास भी जो है कि मिल रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारे जो है कि क्लास टुडे के चैनल पे आपको लगभग सारे कोर्सेज के लिए जितने वनडे एग्जाम हैं या टीचिंग के एग्जाम हैं,
है ना। जैसे आपका जो है कि सीटेट हो गया, आपका बिहार टेट में टायर 1, टायर 2, टायर 3 हो गया, आपका यूपी टेट हो गया। टेट से संबंधित सारे एग्जाम के लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपका जीएस का कोर्स अवेलेबल है। जीएस यानी कि आपका क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद जो है कि साइंस का जो है अभी क्लास इसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट ही करूंगा, है ना। सीडीपी, उसके बाद हिंदी का अवेलेबल है ना। क्या बोलते ईवीएस का जो है कि अवेलेबल है। इसके अलावा और जो है कि वनडे एग्जाम जैसे आपका एसआई हो गया, दरोगा हो गया, है ना, आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, कांस्टेबल हो गया, अन्य जितने भी एग्जाम है सबके लिए क्लास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखते रहिए। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो चैनल पे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कब तक आपको जो है कि ये क्लासेस मिलेंगी ये श्योर नहीं। तो इस ये क्लासेज आपको मिलती रहे, इसके लिए आप जो है कि प्ले स्टोर से क्लास टुडे का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे अगर क्लासेस शिफ्ट होती है तो आपकी कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा देखेंगे तो जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए भी हमारे चैनल पे हमारे जो है इंस्टीट्यूट द्वारा कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा 8 से लेकर 10 तक साइंस और मैथ के लिए क्लासेज हैं। इसके अलावा देखेंगे तो बीएड और डीएलएड एंट्रेंस के लिए भी क्लासेज अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। चले आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, है ना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2010-11 में शुरू किया गया है। ये क्या कार्यक्रम है इसको फटाफट देख लेते हैं। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाता है। स्वास्थ्य वृद्धावस्था सुखद जीवन, टैगलाइन क्या है इसका? स्वस्थ वृद्धावस्था सुखद जीवन। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बुजुर्ग स्वास्थ्य सशक्त भारत, सशक्त भारत, बुजुर्ग स्वस्थ बुजुर्ग सशक्त भारत, सशक्त भारत। ठीक है, हमारा संकल्प प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान, देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य, ये यहाँ पे बातें की गई है। ठीक है, कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पे हमें 5 लेवल पे कार्यक्रम दिखता है। क्या? समग्र स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सरकार क्या करती है? सुनिश्चित करती है। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी वो क्या होंगी? निःशुल्क होंगी। क्या होंगी? निःशुल्क होंगी। उनके लिए व्हील चेयर हो गया, चाहे जो भी उनके लिए अलग से, बुजुर्गों के देखेंगे सीनियर सिटीजन के लिए अलग से विंडो होती है ना। ये सारा कार्यक्रम जो है वहां पे चलाया जाता है। जांच, उपचार, दवाइयां, परामर्श, ये क्या होगा? निःशुल्क होगा। जेरियोटिक देखभाल जो है कि सेवाएं, यानी जेरियोटिक विश्लेषकों द्वारा विशेषज्ञों द्वारा विशेष देखभाल, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की बातें यहाँ पे की गई है ना। पुनर्वास देखिए, जब इंसान बुजुर्ग उम्र दराज हो जाता है तो धीरे धीरे जो समाज होता है, उसके अपने ही लोग होते हैं, उसको समझना धीरे धीरे मुश्किल कर देते हैं। तो मतलब कि उसको समझना धीरे धीरे कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो उसकी भावनाओं को समझना, उनकी बातों को समझना उनके बस की बात नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे तो लोग अच्छे भी हैं जो अपने घर में अपने बुजुर्गों को रखकर उनकी देख रेख करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हेल्थ सर्विसेज भी खुद से ही दिलवाते हैं, स्वास्थ्य हर एक चीजें करते। बहुत सारे लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो वही सारी बातें यहाँ पे की गई है कि स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास मतलब कि ऐसा कोई वृद्ध है जो होमलेस हो गया है, उसके घर से एक बेदखल किया गया है या किसी भी तरीके से, या उसका घर कभी था ही नहीं, वो जो भी सिचुएशन है उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, उसको रहने के लिए व्यवस्था करना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, उसके लिए अगर उसके हाथ पैर सही चल रहे हैं तो उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल करना, है ना। ये उसकी भावनाओं को समझना, उनकी बातों को सुनना, सहानुभूति, ये तमाम सारी बातें ये सरकार सुनिश्चित करती है। घरेलू और सामुदायिक देखभाल, घर पर देखभाल सेवाएं, मोबाइल हेल्थ यूनिट और हेल्थ केयर सेंटर की सुविधाएं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके घर के लोग अच्छे हैं तो उन्हें घर पे ही सुविधाएं दी जा सकती है। आप एक बार हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लिए, वहां पे बातें चल गई, वहां पे पता चल गया, वहां पे रजिस्टर्ड हो गए, तो वहां से जो भी सेवाएं होंगी आपको घर पे ही मोबाइल यूनिट द्वारा दी जा सकती है।
चौथा लेवल क्या है, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें, यानी कि जैसे जैसे एज जो है कि बढ़ता जाता है वैसे वैसे बहुत सारी समस्याएं जो है कि क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो ऐसे में एक हेल्दी यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इसमें विशेष तौर पे खान पान, और खान पान में टाइमली खान पान बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर ईटिंग से बचें, ओवर ईटिंग से बचें मतलब कि बहुत ज्यादा खाने से क्या करें, बचें, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हाथ पांव काम करना धीरे धीरे कम करता है, तो बहुत ज्यादा आदमी काम कर नहीं पाता है, और चाहे इंसान जो भी है बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता है। तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता है तो इसका मतलब कि उसकी ऊर्जा की खपत तो क्या होती है, कम होती है। लेकिन प्रॉपर वो दिन में खाना खा रहा है तो ऊर्जा जो शरीर में ले रहा है वो खर्च नहीं हो रही है, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, स्टोर होगी फैट के रूप में। वहां पे बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, फिर जो है कि मोटापा की समस्या, बीपी की जो है कि ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या, बहुत सारी समस्याएं क्या होंगी, जनरेट हो जाएंगी। तो खाने पीने की स्टाइल पे बहुत ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान रखें। और यहाँ पे जो आपके स्पेशलिस्ट हैं वो बताते हैं कि इस तरह जैसे जिनकी एज 40 से ज्यादा हो जाए वो 2 प्लेट में खाना खाएं, 2 प्लेट में खाना खाएं, यानी कि एक प्लेट में ऐसा रखें जिसमें सलाद रखें, कच्ची चीजें रखें, दूसरे प्लेट में प्रॉपर खाना रखें। पहले प्लेट को पहले साफ करें, यानी कि जो आपका सलाद वगैरह है, खीरे वगैरह है, या जो भी रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपर पहले फिनिश करें। फिनिश करने के बाद फिर दूसरे प्लेट का खाना खा सकें। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हरी चीजें होती है उसमें कैलोरी कम होती है, ऊर्जा की मात्रा कम होती है, ऊर्जा की मात्रा कम होती है। तो जब उसको पहले खा लेंगे तो पेट में बहुत सारा जगह वही कवर कर लेगा, और पेट में जब बहुत सारा जगह कवर कर लेगा तो प्रॉपर जो खाना है जिससे ऊर्जा ज्यादा मिलने वाली है वो आप कम खाएंगे। कम खाएंगे तो ऊर्जा की आपूर्ति कम होगी, ऊर्जा की आपूर्ति कम होगी तो ऊर्जा की खपत कम है, आपूर्ति कम हो गई, तो ऊर्जा बैलेंस में रहेगी, तो आपके शरीर में मोटापा नहीं बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा, बीपी की समस्या नहीं होगी, शुगर की समस्या नहीं होगी। तो इस लाइफ स्टाइल को आप चाहें तो अपना सकते हैं। हेल्पलाइन पे जो है कॉल करके 24/7 कभी भी कॉल करके आप जो है कि किसी तरह की कोई समस्या है तो परामर्श ले सकते हैं, है ना। टेलीमेडिसिन की सुविधा, आजकल बहुत सारे ऐप हैं, है ना, जिसपे टेलीमेडिसिन की सुविधा अवेलेबल है। आप घर पे बैठे बैठे क्या कीजिए, ऑनलाइन जो है कि डॉक्टर से बात कर लीजिए, अपनी समस्या जो है कि क्या कीजिए, बता लीजिए, है ना। अगर मोबाइल हेल्थ केयर वाले आपके पास नहीं पहुंच पाए तो आप ऑनलाइन मोबाइल से कंसल्ट डॉक्टर से कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। कौन लाभ उठा सकते, कौन, अच्छा ये जो आपका योजना चल रही है इसके लाभ कौन कौन से लोग उठा सकते हैं, तो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक लाभ उठा सकते हैं। विशेष ध्यान अकेले रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग बुजुर्गों पे है। विशेष ध्यान स्पेशल जो है कि फोकस किस पे है, कि जो अकेले रहते हैं, जिनके आसपास कोई नहीं है, उनके घर वाला उनका साथ छोड़ चुके हैं, घर वाले उनके साथ छोड़ चुके हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका आर्थिक बैकग्राउंड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विकलांग है, अगर जो है कि उसके किसी शरीर के अंग से अपंगता आ गई है या हो गई है तो और उसे विशेष केयर की जरूरत है, इसे विशेषता पे फोकस किया जाता है। कार्यक्रम का लाभ क्या है, बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु, बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन शैली सबको देना, ये उद्देश्य है, यहाँ पे लाभ है इसके। आइए अपने बुजुर्गों की देखभाल कर संकल्प लें, उनका सम्मान करें और उन्हें स्वस्थ जीवन दें। ठीक है। सेवाओं का लाभ कैसे लें, तो नजदीकी सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र जो भी है या प्राथमिक केंद्र जो भी है वहां पे आप क्या कीजिए, संपर्क कीजिए, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी समस्या बताइए, वहां पे आपको सुविधाएं मिलेंगी। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके भी आप सुविधाएं ले सकते हैं। जैसे हेल्पलाइन नंबर में 2 नंबर दे रखा है, एक तो दे रखा है आपका 14,567 और दूसरा दे रखा है आपका 1800114477। इस पे कॉल करके आप सुविधा जो है कि ले सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ही बहुत काफी है, टोल फ्री नंबर काफी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यही चीजें जो हमने एक पेज में देखा, अब यही चीज जो हमने एक पेज में देखा वही आगे जो है कि दे रखी है, लेकिन इसको फटाफट देख लेते हैं या रहने देते हैं, क्या करें, रहने देते हैं, है ना, रहने देते हैं यहीं पे।
ये यहां तक देखे हैं। कल जो है कि हम कल यहीं से आगे जो है कि स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ और 8-10 स्लाइड है, तो 10 स्लाइड कल के क्लास में बिल्कुल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में ही हम आपको कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करा देंगे, दिखा देंगे, देखो भैया कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उसका प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।